नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे कि बिहार में आज दिन भर की कौन सी बड़ी खबरें रही, जिसे जानना आप तमाम दर्शकों को जरूरी है। खबर की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे। नीतीश कुमार जो इन दिनों लगातार चर्चा में बने रहते हैं, कभी सफाई पेश करते हैं तो कभी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए दिखते हैं। आज नीतीश कुमार की वो तस्वीर एक बार फिर से दिखी, जिसके लिए वे हाल के दिनों में चर्चा में रहे हैं। कभी ठेकेदार के सामने हाथ जोड़ते हैं तो कभी अधिकारियों के सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के डीजीपी और होम सेक्रेटरी के समक्ष हाथ जोड़कर विनती की कि आप 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की बहाली का काम पूरा कर लीजिए। दरअसल आज पटना के बापू सभागार में पुलिस नियुक्ति को लेकर के ज्वाइनिंग लेटर वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। इस अपने संबोधन के क्रम में मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप यह काम पूरा कर दीजिए कि हमने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य के अनुरूप महिला और पुलिस सिपाही की भर्ती कर लीजिए, पुलिस के अधिकारियों की भर्ती कर लीजिए। अगर आप यह काम, पहले तो उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर कर लीजिए, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आई कि अब तो 1 साल से भी कम समय रह गया है विधानसभा चुनाव होने में, तब उन्होंने कहा कि आप 6 महीने में पुलिस की नियुक्ति का जो काम है वह काम आप कर लीजिए, ताकि चुनाव से पहले उन तमाम लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तैयारी में जुट गए हैं और इसी क्रम में आज एक बार फिर से वे अधिकारियों के सामने नतमस्तक दिखे। अधिकारियों के सामने गिड़ाने वाली तर्ज में, उस अंदाज में उन्होंने ये बातें कही कि मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ता हूं, और यह कहते हुए इस तरह की तस्वीर, हाथ जोड़े तस्वीर ये करते हुए वे डीजीपी और होम सेक्रेटरी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि आपसे गुजारिश है कि आप जो है यह काम कर दीजिए। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार यह बात दोहराने के बाद डीजीपी और होम सेक्रेटरी खड़े होते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आदेश होगा उस आदेश पर हर हाल में अमल होगा। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में अपनी बातें कहीं, जिस तरह से उन्होंने याचना के तौर पर, निर्देश नहीं बल्कि याचना के तौर पर, आग्रह के तौर पर उन्होंने कहा कि आप यह काम करिए, तभी जाकर के 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की बहाली पूर्ण हो पाएगी। इसके बाद डीजीपी और गृह सचिव ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री का जो आदेश होगा उस आदेश पर पूर्णतया अमल किया जाएगा। वैसे नीतीश कुमार का यह अंदाज इसके पहले भी कई बार दिखी है। कुछ दिन पहले पथ निर्माण विभाग का एक कार्यक्रम था, गंगा नदी के किनारे वो कार्यक्रम था। उस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार अपनी सीट से उठ गए और सीधे जो गंगा नदी पर पुल बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी के बड़े अधिकारी जो ठेकेदार थे, उन ठेकेदार को बुला करके कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, कहिए तो मैं आपका पैर पड़ लेता हूं, लेकिन आप 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पुल का निर्माण का जो कार्य है उस कार्य को पूरा कर दीजिए। नीतीश कुमार अपनी सीट से उठे और हाथ जोड़ते हुए सीधे ठेकेदार को प्रणाम करने वाले अंदाज में उनके पास पहुंचने लगे। तब पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की और उन्हें रोका और कहा कि सर आप ऐसा काम नहीं करिए, आप उधर मत जाइए, बल्कि आपका जो निर्देश होगा उस निर्देश पर अमल होगा। इस स्थिति को देख तब वहां पथ निर्माण विभाग के मंत्री सर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने उक्त ठेकेदार को वहां से हटाया और उनको बाहर किया। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर
उनके ठेकेदार के समक्ष जाकर के नतमस्तक हो जाएंगे। तो कभी नीतीश कुमार ठेकेदार के सामने नतमस्तक होते हैं, कभी अधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हैं, तो कभी पत्रकारों के सामने। तो यह स्थिति है नीतीश कुमार की। आज नीतीश कुमार बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन था गृह विभाग की तरफ से। उस कार्यक्रम में अचानक उनका लाइव का कार्यक्रम बंद कर दिया गया और उसके पहले भी मीडिया का उस हॉल में प्रवेश वर्जित था। कहा जा रहा है कि दरअसल मीडिया को बाहर रखने के पीछे की भी वजह यही है कि अगर नीतीश कुमार अपने भाषण में कुछ गड़बड़ा भी जाते हैं तो वह खबर सुर्खियां नहीं बटोरे, वो खबर पूरे देश में चर्चित नहीं हो, लिहाजा मीडिया को वहां से बैन कर दिया गया। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं मुख्यमंत्री की, कभी गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में, कभी हाथ जोड़ने वाले अंदाज में, कभी आग्रह करने के अंदाज में नीतीश कुमार अधिकारियों के सामने दिखते हैं, तो कभी ठेकेदार के सामने। तो आज एक बार फिर वो तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि सरकार का इकबाल जो है किस तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है बिहार विधानसभा उपचुनाव की। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़। इन सीटों पर जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी चुनावी मैदान में कूद गई है और बाजाप्ता उम्मीदवारों के नाम का ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि पहली परीक्षा में ही प्रशांत किशोर पूरे तौर पर फेल होते हुए दिख रहे हैं। पहली परीक्षा में ही औंधे मुंह गिरते हुए दिख रहे हैं। लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, अभी जो है लड़ाई की तैयारी ही की जा रही है और इसी क्रम में प्रशांत किशोर पूरे तौर पर विफल साबित होते हुए दिख रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने सबसे पहले तरारी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया और कहा कि हम ऐसा प्रत्याशी दे रहे हैं जो शायद किसी दल के पास नहीं है। हम ऐसा प्रत्याशी दे रहे हैं जो देश का नेतृत्व किया है, देश की सेना का नेतृत्व किया है, देश में उप सेनाध्यक्ष की कमान संभाले हैं और सियाचिन लड़ाई से लेकर के कई लड़ाई में वे शामिल रहे हैं। हम वैसे उम्मीदवार वैसे नेता SK सिंह को हम उम्मीदवार बना रहे हैं तरारी से। लेकिन उनकी घोषणा के महज 2 से 3 दिनों के बाद ही वो तस्वीर सामने आई है जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि पहली परीक्षा में ही वे पूरे तौर पर फेल साबित होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जिस पर दांव लगाया है, जिस लड़ाका को उन्होंने मैदान में उतारने का ऐलान किया है, वो लड़ाका तो बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। यानी कि बिहार के होते हुए वे नोएडा के वोटर हैं, बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। जबकि चुनाव आयोग का निर्देश है कि आपको जिस राज्य में चुनाव लड़ना है उस राज्य का वोटर होना जरूरी है। इस लिहाज से रिटायर्ड जनरल SK सिंह की बिहार में या फिर आरा जहां उनका पैतृक गांव है उस गांव के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज खुद प्रशांत किशोर ने कैमूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने जिस लड़ाका को मैदान में उतारा है उससे सभी दल डर गए हैं और यही वजह है कि हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनके उम्मीदवार जो हैं बिहार के वोटर ही नहीं हैं। तो हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। इस तरह की बाधाएं आती रहेंगी, हम इससे लड़ाई लड़ते रहेंगे। चूंकि हम चुनावी मैदान में उतरे हैं, लिहाजा तमाम सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हों, तमाम लोग घबराए हुए हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे उम्मीदवार का बिहार में 2020 तक उनका वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन 2020 के बाद वे नोएडा के वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट करना था, लिहाजा उन्होंने वहां अपना नाम जुड़वा लिया है। लेकिन अब नए सिरे से यहाँ नाम जुड़वाने को लेकर के आवेदन दिया गया है। हम यहाँ के अधिकारियों से भी मिले हैं और हम चुनाव आयोग को भी हमने पत्र लिखा है। तो उनका कहने का मतलब यही था कि हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस पर कोई निर्णय नहीं होता है तो हम आने वाले
एक दो दिनों में हम दूसरे विकल्प यानी नए प्रत्याशी देने के पर भी हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो प्रशांत किशोर उपचुनाव की इस लड़ाई में ही हारते हुए दिख रहे हैं। हारने का मतलब यह कि चुनाव में उन्होंने जिसे उम्मीदवार बनाया तरारी से, वो एसकेसी बिहार के वोटर नहीं हैं। अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर के उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि वो प्रयास कितना सफल होगा। अगर वे असफल होते हैं तो संभावना है कि वे नया प्रत्याशी दें, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक और बड़ी बात कही है कि वे चुनाव से हटेंगे नहीं बल्कि पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तरारी का रण उनके लिए और फिर इन चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए उनके लिए भारी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि पहली बार जिसे उन्होंने प्रत्याशी बनाया अपने पूरे कैरियर में, जो नई पार्टी अभी घोषणा की है और उसमें पहला उम्मीदवार जो उनके द्वारा जो घोषित की गई वे बिहार के वोटर ही नहीं हैं। लिहाजा प्रशांत किशोर यानी कि जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, जिन्हें हर चुनाव संबंधी हर बात की जानकारी होती थी, लेकिन जब उन्होंने खुद प्रत्याशी का ऐलान किया तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि यहाँ जाकर के पेच फंसेगा, और इस तरह से प्रशांत किशोर औंधे मुंह गिरे हैं। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो यह कि जीतन राम मांझी अभी सबके निशाने पर आ गए। यानी बिहार में जो 4 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं उसमें जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को उम्मीदवार बना दिया है। इसके पहले इमामगंज सीट से वे खुद विधायक थे। 2014 में जीते, 2015 में जीते, 2020 में जीते और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जीतन राम मांझी गया सीट से लोकसभा के उम्मीदवार बने, चुनाव जीते, सांसद बने और अब केंद्र में मंत्री हैं। तो उनकी जगह पर जो खाली सीट है उस सीट पर अपनी बहू को प्रत्याशी बना दिया है। बहू को प्रत्याशी बनाने के बाद न सिर्फ विपक्ष की तरफ से बल्कि सत्ता पक्ष यानी कि लोजपा रामविलास की तरफ से भी उन पर हमला तेज किया गया है। और चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, उन्होंने तो तीखा तंज कसा है और कहा है कि जो उन्होंने आरक्षण में उपवर्गीकरण का जो समर्थन करते थे जीतन राम मांझी, तो सबसे पहले उन्हें इस उपचुनाव में भी लागू करना चाहिए था। यानी कि दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी निशाने पर हैं। निशाना इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को उम्मीदवार बना दिया, जबकि वे खुद केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, बेटा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं और नीतीश कैबिनेट में 3 विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। और अब उन्होंने अपनी बहू यानी कि बड़े बेटे संतोष मांझी जो मंत्री हैं उनकी पत्नी दीपा मांझी को उम्मीदवार बना दिया है। अब कहा तो यह भी जा रहा था कि जीतन राम मांझी अपने छोटे बेटे को सेट करना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से छोटा बेटा को उम्मीदवार नहीं बना सके, लिहाजा उन्होंने बहू को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जब सत्ता पक्ष की यानी कि सहयोगी दलों की तरफ से भी जो निशाने पर जीतन राम मांझी आए, उसके बाद उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि दीपा मांझी पर सवाल उठाने वाले जरा जान ले, दीपा मांझी उस समय जिला पार्षद बनी थी जब वे मुख्यमंत्री नहीं हुए थे। वे लगातार शिक्षा को लेकर के अलग जगाती रही हैं और हम इसीलिए हमने अपने बेटे संतोष सुमन से उनकी शादी हमने दीपा मांझी से की थी। तो हमारे समाज में जो हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उस समाज से दीपा शिक्षा की अलग जगा रही थी, इसीलिए हमने उसे अपना बहू बनाया, अपने बेटे से उसकी शादी की। और यही वजह, और एक तस्वीर भी उन्होंने जारी की है दीपा मांझी को बाइक चलाते हुए, बहुत पहले की वो तस्वीर है। उस तस्वीर को जारी करके कहीं न कहीं न सिर्फ विपक्ष बल्कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के नेताओं को भी कहीं न कहीं निशाने पर लिया है और कहा है कि जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं देख लीजिए वो तस्वीर, और जब वे जिला पार्षद बनी थी उस समय बनी थी जब वे मुख्यमंत्री नहीं बने थे। यानी कि दीपा मांझी को विधानसभा का टिकट दिए जाने के बाद जीतन राम मांझी विपक्ष के निशाने पर तो हैं ही, साथ ही चिराग पासवान के भी निशाने पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मांझी बार बार कहीं न कहीं चिराग पासवान पर निशाना साधते रहे हैं। इस बार मौका चिराग पासवान को मिला और उनके बहनोई ने
चिराग जीतनराम मांझी पर तंज कसा है बहू के बहाने, और कहा है कि आप जो आरक्षण में उप वर्गीकरण का समर्थन की बात करते हैं, अगर घर में भी इसमें भी अगर उस वर्गीकरण का ख्याल रखते तो शायद यह नौबत नहीं आती। तो आज दिन भर बिहार की जो बड़ी खबरें थी, जो दिन भर चर्चा में रहीं, वो यही महत्वपूर्ण खबरें थी। कल फिर से बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। हम बिहार की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दिन भर में सूबे में क्या हलचल रही। उन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से आप तमाम दर्शकों को बताएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।